स्टूडियो में आपका स्वागत है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक हिंदी साहित्य का एक बड़ा कथाकार मेरे सामने उपस्थित है और उससे बातचीत करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अवसर तो मुझे भी आपने दिया, और लेकिन बहुत बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपने कुछ ज्यादा आंक लिया मुझे। मैं थोड़ा जो मैं मदन जी के बारे में जानता हूं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा। जरूर। जब हम लोग लिखना शुरू कर रहे थे, उसके कई सालों पहले से मदन जी लिख करके स्थापित हो चुके थे कहानीकार के तौर पर, और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इन्होंने उस दौरान लिखी थी, खास करके किसानों के ऊपर, गांव के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, उनके संघर्ष के ऊपर, महिलाओं के संघर्ष के ऊपर, उनके दुख दर्द पीड़ा के ऊपर। और धीरे धीरे वो मेरी प्रेरणा के स्रोत भी बन गए। फिर हम लोगों ने कुछ साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां गोरखपुर में शुरू की। मदन जी ने, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, करीब 100 के ऊपर कहानियां लिखी होंगी। इनका एक उपन्यास 2-3 साल पहले आया था, और मैंने सुना है कि इनका एक नया उपन्यास जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है। मदन जी, ये तो हो गई जो मेरे पास जानकारी आपके बारे में है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, लेखन प्रक्रिया के बारे में, थोड़ा अपने बारे में, कहानियों के बारे में। जी अरविंद जी, बहुत ज्यादा कुछ तो आपको पता है और मेरे मित्रों को पता है, कथाकार मित्रों को भी और मेरे पाठकों को भी। लेकिन मैं आज आपके यहाँ पर आपके समक्ष यह कि मेरा तो जन्म ही गांव में हुआ था, और वो आजादी का वर्ष ही था, और गांव में पला और बढ़ा भी, और 8वीं तक की पढ़ाई वहां की, और परिवार अभावों के बीच से गुजर रहा था। और एक कृषक परिवार था, कृषि पर आधारित आजीविका थी। 2-1 लोग बाद में नौकरियों में आए, छोटी छोटी नौकरियों में आए। तो पढ़ाई लिखाई बहुत नियमित और बहुत व्यवस्थित तो नहीं हो पाई, लेकिन ये जरूर है कि शहर गोरखपुर में आकर मैंने एनी हाउ हाई स्कूल, इंटर और फिर बीए भी किया। और कहानियों की जमीन मेरी शुरू से गांव में ही रही है, गांव की जमीन रही है। और गांव का दुख दर्द और वहाँ की जो और तमाम सारी चीजें हैं, और जो गांव का जो वातावरण है, जो पूरा माहौल है। और मैंने उन दिनों प्रेमचंद को काफी कुछ पढ़ा, और मुझे लगा कि जब तक ये व्यापक जन समुदाय जो गांव में बसता है, उसके जीवन को, उसके यथार्थ को अगर हम कहानियों में नहीं चित्रित करेंगे, तो फिर हम किसी एक सीमित दायरे में होकर रह जाएंगे। इसलिए मैंने गांव को पहले अपनी जमीन बनाया, कहानियों की जमीन बनाया, और वहां से ही मैंने कहानियों को लिखना शुरू किया। और फिर मेरा पहला कहानी संग्रह छलांग आया, और छलांग में सभी कहानियां मेरी गांव की पृष्ठभूमि पर रही हैं। और वो समय था, मैं आपको बताऊं, जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया, 70 के बाद का समय था। और 70 के बाद किसान संघर्ष बहुत तेज था, और जाहिर सी बात है कि उसका किसान संघर्ष नक्सलवादी आंदोलन से उत्पन्न हुआ था। तो उससे प्रभावित हम लोगों ने कहानियां लिखनी शुरू की, और एक बड़ा भारी तबका कथाकारों का उससे प्रभावित होकर के, और गांव की जमीन पर, गांव की संवेदना पर, ग्रामीण संवेदना पर
और वहाँ के जीवन संघर्षों की कहानियां लिखी। तो मैं भी उसमें शामिल हुआ। तो वहां से मेरा लिखना शुरू हुआ और कुल मिलाकर के जिंदगी अभावों के बीच रही, नौकरी भी छोटी सी मिली, तो नौकरी से समय चुरा कर कहानियां लिखता रहा। और इस तरह से मेरा दूसरा संग्रह बच्चे बड़े हो रहे हैं आया। और फिर कुछ सालों के बाद हारू आया। हारू कहानी हंस में लंबी कहानी के रूप में छपी थी, और फिर और भी कहानियां 2, 3, 4 मेरी हंस में छपी, और मुझे बड़ा उत्साह मिला। और फिर मेरा हारू संग्रह आया, फिर हारू के बाद चंपा संग्रह आया, फिर पाताल पानी आया। इस तरह से 5 कहानी संग्रह मेरे हुए। और मैंने ये समझिए कि नौकरी से मुक्त होने के बाद फिर बहुत दिनों से जो मेरे मन में उपन्यास की जमीन, उपन्यास का विषय या कथानक मेरे मन में बहुत दिनों से जो बेचैन किए हुए था मुझे, वो मैंने लिखा। और जहाँ एक जंगल नाम का उपन्यास मेरा आया पहला, और मित्रों ने और मेरे पाठकों ने उसको सराहा भी जितना संभव हो सका। तो इस तरह से, और उसके बाद फिर मैंने अभी दिसंबर जो बीता है, हमने अपना अगला उपन्यास, नया उपन्यास ताल बेताल नाम से लिखा है, और वह इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर तक प्रकाश्य है। और इस तरह से एक कथा साहित्य में अपनी जगह बनाने की मैंने कोशिश की, और संघर्षों के दौरान कोशिश की, संघर्ष किए उसके लिए काफी कुछ, और साहित्य को साहित्य समझा, गंभीरता से लिया। तो कुल मिलाकर के अभी तो फिलहाल यही है। अब आगे अगर आप जानना चाहें कि फिलहाल मैं क्या कुछ कर रहा हूं, तो ये उपन्यास मैंने जो लिखा दिसंबर में या इस वर्ष प्रकाशित है। और उसके बाद इस बीच जब उपन्यास मैंने दे दिया प्रकाशक को, नवारुण प्रकाशक से आ रहा है, और फिर मैंने इस बीच में शाहीन बाग आंदोलन, जो कि सीए के खिलाफ और एक अद्भुत और समझ लीजिए विलक्षण किस्म का आंदोलन, जिसमें महिलाओं को नेतृत्व संभालना पड़ा, उससे ज्यादा प्रभावित होकर के मैंने एक कहानी लंबी सी, एक औसत लंबी कहानी लिखी है इस बीच में। अभी उसका शीर्षक तो नहीं दिया है, लेकिन वो कहानी लगभग मुकम्मल है। तो फिर आगे की भी योजना है। आगे इस उपन्यास और इस कहानी, 1-2 कहानियां और लिखनी है। मेरा एक कथा संग्रह जिसका नाम भी जा चुका है प्रकाशक के पास, अम्मा का संदूक, वो इसी वर्ष वो अभी प्रकाश है। तो ये 2 कहानियां 3 कहानियां उसमें नई शामिल करनी है, तो कहानियां शामिल हो जाती हैं। वह भी कथा संग्रह इसी वर्ष अम्मा का संदूक प्रकाश है। और फिर इसके बाद जो मेरी योजना है, वो मित्र अरविंद जी, आप जानते हैं, हम लोगों ने घुमाई बहुत की है, बहुत सारी दुनिया देखी है, और तो एक संस्मरण, बल्कि उसमें कह लीजिए संस्मरणात्मक एक आत्मकथा, या कह लीजिए आत्मकथात्मक एक संस्मरण लिखने की मेरा इरादा है। अब वो ये सब किताबें आ जाती हैं छपकर, तो फिर उस पर लगेंगे और फिर देखते हैं कैसे बनता है वो। ये संक्षेप में जो मैं आपको बता सका, और आप जो जानना चाहें आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मदन जी, ये सुन के मुझे लगा कि अभी भी आप सक्रिय हैं, आप काफी वरिष्ठ हैं, उम्र के हिसाब से भी, अनुभव के हिसाब से भी, लेकिन आपकी सक्रियता अभी बनी हुई है लेखन में। मैं थोड़ा आपसे बातचीत करना चाह रहा था। बोलिए। हिंदी कहानियों की एक शानदार परंपरा रही है। प्रेमचंद ने उसे जनता से जोड़ा था, कहानियों को कल्पना के धरातल से, मतलब कल्पना के आसमान से उतारकर हकीकत के जमीन पर स्थापित किया था। प्रेमचंद की कहानियों में ऐसा क्या था कि
प्रेमचंद की पूरे हिंदी साहित्य जो है, हिंदी कहानियां जो हैं, जो जनता से जुड़ी हुई हैं, उनको प्रेमचंद की परंपरा से उसकी तुलना की जाती है। प्रेमचंद में ऐसी क्या बात थी, क्या खासियत थी? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। दरअसल हम लोग प्रेमचंद की जमीन पर ही सक्रिय हैं, कहानी को लेकर के, कथा साहित्य को लेकर के। देखिए, प्रेमचंद में जो सबसे बड़ी खूबी थी बंधु अरविंद जी, और आप भी तो कथाकार हैं और नाटककार हैं, प्रेमचंद ने आम जनता जो होती है, गरीब मजदूर किसान, उनके साथ अपने को, अपने अपने जीवन को भी लगाया, जोड़ा, तादात्म्य स्थापित किया, और जमीनी स्तर पर, हकीकी स्तर पर उन्होंने वहां से संवेदना अर्जित की, यथार्थ अर्जित किया, और वह यथार्थ को कथा साहित्य में उतारने की, रचने की पूरी कोशिश की। तो आप देखें, उनका जीवन जो है वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं है, वो हमेशा चलते रहे हैं और भागते रहे हैं। नौकरी छोड़ी, क्या क्या नहीं किया, पालन पोषण बच्चों को कैसे हुआ, हम लोगों ने उनका जीवन पढ़ा। नाम भी बदला अपना। हाँ, नाम नहीं बदला। हाँ, तो ये सारा कुछ, नाम भी बदला। तो ये सारा कुछ जो है उन्होंने कथा साहित्य को समर्पित किया। खास बात यह है कि जो उन्होंने तादात्म्य स्थापित किया आम जनता से, गरीब जनता से, दलित से, पीड़ित से, उत्पीड़ित से, और उस समय भी आजादी का संघर्ष चल रहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन उन्होंने एक बृहत्तर उद्देश्य के साथ, आप ध्यान दें, एक बृहत्तर उद्देश्य के साथ न केवल उनके दुखों को, उनके कष्टों को, उनके संघर्षों को, उनके जीवन के यथार्थ को, बल्कि क्या क्या उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है, कौन सी चीजें, वो पाखंड, वो अंधविश्वास, वो टोने टोटके, तमाम सारे ब्राह्मणवाद, तमाम सारी चीजें जो उस वक्त मौजूद थी, और अंग्रेज बहादुर का उत्पीड़न, वो सारा कुछ उनके लेखन का ये जो उसको व्यापक बनाता है, उसके फलक को बड़ा बनाता है, ये सब जुड़ा। तो प्रेमचंद ने बड़े करीब से होकर के, बहुत निकट जाकर के उनके जीवन को जिया, और कह सकते हैं आपकी पर काया प्रवेश उन्होंने उनसे जोड़ करके उनके मन की बात, उनके हृदय की बात, उनकी संवेदना की बात, उनके यथार्थ की, जीवन यथार्थ की बात को रचा, और तब जाकर के वो कालजयी कहानियां दे सके। आप ये बताइए, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, कफन, उसकी रात, सदगति और ठाकुर का कुआं जैसी कहानियां आज भी क्या लिखी जा सकी हैं? आश्चर्य होता है कि कितना कुछ जिया था प्रेमचंद ने। तो ये थे प्रेमचंद। उनकी एक कहानी जो मुझे बहुत प्रिय है, कहानी है मंत्र, जिसमें वो सांप का जहर उतारता है जो गरीब आदमी। उन्होंने लगभग, कहिए। उन्होंने उस कहानी में एक बड़े डॉक्टर का, एक बड़े मतलब ओहदा वाले डॉक्टर का, पैसे वाले डॉक्टर का अहंकार उन्होंने गरीब मजदूर की दया से तोड़ दिया उन्होंने। जी। और उनका अहंकार डॉक्टर का टूट गया, उनके आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल। ये अद्भुत कल्पना है, और मजदूरों का मानवीय पहलू जो उन्होंने वहां उसमें उभारा है। बिल्कुल। देखिए अरविंद जी, मैं आपसे बताऊं कि प्रेमचंद ने, जहां तक मुझे जानकारी है, लगभग 400 कहानियां लिखी। उपन्यास को अभी छोड़ता हूं, 400 कहानियां लिखी हैं, और 400 कहानियों में 30 और 25 कहानियां तो ऐसी हैं जो लैंडमार्क है, मील का पत्थर है। तो ये काम प्रेमचंद ने किया। इसलिए अगर आप ये सवाल करते हैं कि क्यों प्रेमचंद के बिना कोई किसी परंपरा की चर्चा नहीं हो सकती है, तो ये खास बात है। तो मैं समझता हूं अलंग है प्रेमचंद, अभी भी अलंग है। उनको पार कर पाना, उनको क्रॉस कर पाना, उनके बाद उनके
बाद में कोई ऐसा हमें अभी तक रेणु थोड़ा छूते जरूर है, उनको स्पर्श करते हैं रेणु, ध्यान दें आप। लेकिन अन्य किसी कथाकार में मुझे वो शक्ति, कथा साहित्य रचने की वो शक्ति दिखाई नहीं देती है। ये बात नहीं, मैं कमतर नहीं आंक रहा हूं किसी को, यहाँ किसी को छोटा बड़ा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेमचंद के नाम के सामने प्रेमचंद जहां आते हैं वहां कहने की हमारी मजबूरी हो जाती है कि उस परंपरा को समृद्ध करने में या उस परंपरा को चर्चा के केंद्र में बार बार लाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये प्रेमचंद की जो खूबियां थी वो मैंने आपसे बताई। और न केवल कहानियां, एक मिनट के लिए आप ये बताइए, गोदान जैसा महाकाव्यात्मक उपन्यास हमें तो नहीं कोई दिखाई देता है। ठीक है, मैलांचल है, मैलांचल की अपनी महत्ता है, वह है बहुत सशक्त और बहुत शानदार उपन्यास वो भी है। लेकिन जो गोदान को जो प्रतिष्ठा मिली, गोदान ने जो फलक पैदा किया, आप ये बताइए पूंजीवाद ने, सामंतवाद ने किस तरह से उस मजदूर को जकड़ता हुआ चलता है और ले जाकर के अंत में उसकी हत्या हो जाती है। ये गोदान ने किया, और कैसे किया, उनका कहन जो है, जो कहने की शैली है, जो एक किस्सा गोई है उसमें, और मैं कहना चाहता हूं कि सादगी का जो सौंदर्य है वो उसमें दिखाई देता है। हकीकत जमीन की, जो पढ़ता है वो सोचता है कि बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द चीजें चल रही हैं। तो ये प्रेमचंद की खूबी थी। इसलिए प्रेमचंद को छोड़ करके हम किसी उस परंपरा का जिक्र कर ही नहीं सकते या किसी का नाम तक नहीं ले सकते। प्रेमचंद के समकालीन प्रेमचंद के बाद भी कथाकारों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की अपने अपने तरीके से। लेकिन आपको याद होगा कि बीच में अचानक ही एक नई कहानी का दौर शुरू हो गया। जी, नई कहानी का दौर जो शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? मतलब प्रेमचंद की परंपरा से इतर इसे खड़ा करने की कोशिश की गई, या सामाजिक कोई दबाव था, या मतलब कह सकते हैं उस परंपरा का निषेध करने की कोशिश की गई? ये नई कहानी के पीछे क्या मकसद आप देखते हैं? देखिए, ये सवाल भी आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, प्रेमचंद जिस माहौल में और जिस परिवार में पैदा हुए थे, और वो उस परंपरा के जो लेखक आए हुए थे, उस परंपरा के लेखकों में मैं अगर आपको कुछ नाम बताऊं, जो दिग्गज लेखक है, मान लीजिए यशपाल हुए, भीष्म साहनी हुए, रेणु हुए, उसके बाद मान लीजिए अमरकांत है, मार्कंडेय है, शेखर जोशी है। तो ये प्रेमचंद परंपरा के लेखक थे, लेकिन बहुत ही सामान्य घरानों से, सामान्य परिवार से आए हुए थे। ये किसान परिवार से आए हुए थे, ये अभाव के बीच से आए हुए थे। तो और ये उसी बृहत्तर जन समुदाय, किसान, मजदूर, कामगार के पीड़ा दर्द को अपनी कहानियों में व्यक्त कर रहे थे, उनके संघर्ष को व्यक्त कर रहे थे, प्रतिरोध को व्यक्त कर रहे थे। और एक अजीब सा, मतलब प्रेमचंद की परंपरा का एक माहौल बन रहा था, और वो किसी न किसी रूप में प्रेमचंद की परंपरा को जीवित रखने और समृद्ध करने की कोशिश में लगे हुए थे वो कथाकार। तो जो कथाकार मध्य वर्ग से आ रहे थे, बिल्कुल मध्य वर्ग, खाते पीते परिवार से, अघाये परिवार से कह सकते हैं आप, खाए पिए अघाये परिवार से, तो वो तो उस जीवन को नहीं छू सकते थे, उस जीवन यथार्थ से बिल्कुल अपरिचित थे। तो उन्होंने एक अपना अलग से कल्ट विकसित किया, एक अपना आधार विकसित किया कि हम किसकी कहानियां लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये बहुत स्वाभाविक है कि जो जिस जीवन को जिया होता है, जिस माहौल को जिया होता है, उसी में अपना काम कर सकता है, ठीक से साहित्य का भी काम कर सकता है, कथा लेखन भी। तो ये जो कथाकार आए, नई कहानी से जुड़े हुए कथाकार,
नाम भी अगर मैं ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, ये सारे लोग हैं। तो इन लोगों ने मध्य वर्ग के जीवन को ही अपनी रचना का विषय बनाया और उसी में काम किया। मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह किसी कोशिश के तहत हुआ, लेकिन कि वो प्रेमचंद की परंपरा को कहीं हाशिए पर डालने की कोशिश के तहत हुआ, ऐसा नहीं है। इनको एक जमीन चाहिए थी जहां पर ये अपनी सक्रियता कथा साहित्य के माध्यम से प्रदर्शित कर सके। तो वो जमीन इन्होंने मध्य वर्ग के जीवन की जमीन चुनी और ये बहुत स्वाभाविक भी था। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी कथाकार, जो लोगों का नाम मैंने लिया नई कहानी से जुड़े हुए कथाकार, आप बताइए अमरकांत से कोई बड़ा है? आप बताइए मार्कंडे से कोई बड़ा है? शेखर जोशी का घटवाल, नौरंगी बीमार क्यों है, नौरंगी बीमार है, और हलवाहा जैसी कहानियां किसके पास है? तो ये दिक्कत इनके सामने थी, लेकिन इनकी एक सीमा थी। मध्य वर्ग को छोड़ करके वो किसान मजदूर के पास नहीं जा सकते थे। अभिजातीय इनका जो संस्कार था वो अड़े आ रहा था, तो इसलिए उन्हीं पर वो अपनी सक्रियता दिखाए, लेकिन बहुत देर तक टिके भी नहीं रह सके। देखिए अमरकांत अंतिम दिन तक लिखते रहे, मार्कंडी भी लिखते रहे, शेखर जोशी भी लिखते रहे। अब तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, लेकिन यह है कि अभी भी उनके वक्तव्य आ जाते हैं। उन्होंने कविताएं तक लिख डाली 3-4-5 वर्षों के दौरान इधर। तो ये है सक्रियता। तो इस रूप में मैं नई कहानी को देखता हूं और मैं नहीं मानता कि किसी षड्यंत्र वगैरह के नहीं। उनको अपना एक बेस चाहिए था, आधार चाहिए था, जहां वो अपनी एक्टिविटीज दिखा सके कथा साहित्य में, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और जहां तक मध्य वर्ग की, हाँ बोलिए। नहीं, शायद मैं वही कहने जा रहा था जो आप कहने जा रहे। मैं ये कह रहा था कि प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन को उकेरा, उन्होंने लोगों के दुख दर्द को ठीक से समझा और उसे कहानियों में मतलब रेखांकित किया। एक तरह से जीवंत यथार्थ को उन्होंने वहां पेश किया। प्रेमचंद ने एक दृष्टि विकसित की है दरअसल, और उनकी परंपरा को जो लोगों ने आगे बढ़ाया था वो दृष्टि संपन्न कथाकार रहे। मध्य वर्ग के जीवन पर कहानी लिखना वैसे कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर उस दृष्टि से लिखा जाए तो मध्य वर्ग भी काफी संघर्ष कर रहा है। मध्य वर्ग का भी अपना एक संघर्ष होता है और वो भी जूझता है, वो भी कुंठित होता है, वो भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। लेकिन ये नजर तब आएगा जब आपके पास दृष्टि होगी। आप किस पर क्या राय है? देखिए ऐसा है, दृष्टि, अंतर्दृष्टि, विजन तो कथाकार पाता है जनता के बीच से, यथार्थ के बीच से ही पाता है। समझदारी वहीं से विकसित करता है, कुछ चीजें पढ़ता है तो पढ़ करके वो विकसित और उनके संघर्षों से पाता है। तो बिना दृष्टि के तो अच्छा साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। और दृष्टि में एक विचारधारा भी होती है, तो वो तो है। प्रेमचंद ने जो विचारधारा या दृष्टि अर्जित की थी वो बृहत्तर जनता के जीवन से अर्जित की थी। तो वो उनके जीवन को यथार्थ ढंग से, बहुत सच्चाई, बहुत स्वीकार्य ढंग से, बहुत सहज ढंग से प्रस्तुत कर सके। ऐसा नहीं है कि नई कहानियों के कथाकारों में दृष्टि नहीं थी, लेकिन वह दृष्टि बृहत्तर जन समुदाय के जरिए या उनके जीवन से प्राप्त की हुई दृष्टि नहीं थी। इनकी दृष्टि भी आभिजातीय मध्यवर्गीय ही दृष्टि थी और उसी दृष्टि से इन्होंने, उसी दृष्टि के मतलब अपने टूल्स से उन्होंने काम चलाया। इसलिए इनके वहां शिल्प का जो चमत्कार है थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ अरविंद जी कि देखिए होता क्या है कि प्रेमचंद की भी कहानियां जिनके लिए वो लिख रहे थे वो तो पढ़ नहीं रहा था। पढ़ने वाला तो मध्य वर्ग ही होता है या निम्न मध्य वर्ग होता है, पढ़ा लिखा समाज ही होता है। लेकिन अगर आप किसी के किसान और मजदूर के प्रति सहानुभूति है, उनके प्रति संवेदना है, ऐसा नहीं है कि मध्य वर्ग किसान और मजदूर के प्रति असंवेदनशील होता है।
संवेदनशील होता है वह, और वही कभी कभी अगुवाई भी करता है उनके किसी संघर्ष का, किसी प्रतिरोध का। तो ये है कि पाठक तो दोनों के एक ही थे, लेकिन जो संवेदना थी प्रेमचंद के पास, बृहत्तर संवेदना थी, बृहत्तर जन समुदाय की संवेदना थी। आपने कहा कि अभी वो मंत्र कहानी में उन्होंने उसको किस तरह से उन्होंने एक बड़े वर्ग के, एक बड़े मतलब वर्ण के पात्र को उन्होंने मतलब किस तरह से चित्रित किया है। इस तरह से उन्होंने तमाम, रंगीले बाबू उनकी एक कहानी है जिसमें रंगीले बाबू वकील साहब हैं और बहुत पैसे वैसे वाले हैं, उनके 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 भी अंतर्मन को उन्होंने चित्रित करने की कोशिश की। तो प्रेमचंद ने अपनी बात कहने के लिए जो सौंदर्य या जो सादगी अपनाई, मैं कह सकता हूं कि प्रेमचंद जो माहौल क्रिएट करते हैं, वो लगता है कि वहीं वो बैठे हुए हैं। अगर वो किसी गरीब या किसी मजदूर या किसी किसान के घर पर झाड़ू लगाते हुए अगर दिखा रहे हैं, ब्यौरे में जा रहे हैं, तो लगता है प्रेमचंद वहीं बैठकर कह रहे हैं। तो ये चीज उन कथाकारों में नहीं आ पाया, वो मध्य वर्ग के ही जीवन तक सीमित रह गए, लेकिन एक दृष्टि तो थी उनके पास भी। इसलिए मध्य वर्ग की कहानियों में उन्होंने भी कुछ कहानियां जो इन कथाकारों ने, नई कहानी के कथाकारों ने भी मध्य वर्ग के जीवन पर बेहतर कहानियां लिखी, अच्छी कहानियां लिखी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सीमाएं हैं उनकी, प्रेमचंद की सीमा नहीं, प्रेमचंद सीमाएं तोड़ते हैं, ये अपनी सीमाओं में है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। प्रेमचंद ने भी मध्य की कहानियां लिखी हैं, लेकिन वो बृहत्तर दृष्टिकोण और बृहत्तर अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखी है। जी जी। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूं कि नई कहानी के जो लोग हैं या नई कहानी के जो लेखक हैं, उन्होंने दृष्टि को किनारे करके, कथ्य को भी थोड़ा बहुत किनारे करके, उन्होंने भाषा और शिल्प में चमत्कार करने की कोशिश की। जैसे निर्मल वर्मा को देख लीजिए, वो लोग कहते हैं कि निर्मल वर्मा जो है वो भाषा के बड़े, शिल्प के बड़े जादूगर हैं। लेकिन मेरा मानना है, जो मैंने सीखा, जो आप लोगों ने सिखाया है, कि कथ्य का अपना खुद भी एक शिल्प होता है, यथार्थ भी अपना एक शिल्प होता है। और प्रेमचंद की कहानियों में शिल्प कम नहीं है, वो यथार्थ इतना प्रभावी है कि वो शिल्प के रूप में उभर करके आए। मैंने कहा ना आपसे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, ठीक है, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ नहीं, मैं कह रहा था कि प्रेमचंद ने उनके जीवन से तादात्म्य स्थापित करके कहानियां लिखी। ये ऐसा नहीं है कि घर में बैठ करके, मैं आपसे बताऊं, नई कहानी के रचनाकारों ने, कथाकारों ने होटलों में बैठकर कहानियां लिखी, मसूरी के होटलों में बैठकर कहानियां लिखी है। प्रेमचंद ऐसा नहीं, शिमला मसूरी में जाकर। यस, उनके चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा ही होगा। तो प्रेमचंद के पास में तो कोई ऐसा होटल था ना, कोई ड्राइंग रूम था। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं जहां संकेत कर रहा हूं। तो इसलिए वो फर्क तो रहेगा, वे विजन में फर्क रहेगा। अंतर्दृष्टि उनकी व्यापक थी, बड़ी थी। प्रेमचंद की दृष्टि व्यापक थी, इनकी दृष्टि सीमित है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इनके वहां शिल्प का चमत्कार है, शिल्प का चमक दमक है, और कथानक और विषय तथ्य, इन्हें क्या कहना है वो मध्यवर्ग के दायरे में ही है। और मध्यवर्ग ने उसको चटखारे लेकर के पढ़ा भी, ये बात नहीं है, पढ़ा भी, और लेकिन बहुत समय तक वो उन्हें आप प्रेमचंद के समकक्ष रखने में तो मुझे दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि अमरकांत और मार्कंडेय शेखर जोशी के समकक्ष भी रखने में दिक्कत हो रही है। तो ये फर्क है। और जो दरअसल जो व्यापक जन समुदाय से जो जुड़ेगा, तादात्म्य स्थापित करेगा, उनकी संवेदना, मैंने कहा पर्क या प्रवेश या उनकी दर्द से दर्द मिला करके, तो वो जो अनुभूति होगी वो ज्यादा व्यापक होगी, ज्यादा फलक वाली, बड़ी फलक वाली होगी। ओके। हाँ, ये बताइए कि जब से ये
उत्तर आधुनिकतावाद शुरू हुआ है, मुक्त बाजार शुरू हुआ है, बाजार हर जगह हावी हो गया है। आपको नहीं लगता कि आज की कहानियों में बाजारवाद बहुत ज्यादा है? अब देखिए, आज की कहानी जब आप बात कर रहे हैं तो आज की कहानी तो इस वक्त जो नए रचनाकार हैं, बड़ा बड़ा मुश्किल है दरअसल इन लोगों के बारे में कुछ कहना। और हम लोग तो मतलब अब हमारी बात, हम लोगों के बात की ही, आपके बात की पीढ़ी है ये सब। अभी आपको याद होगा कि जो है पिछली सदी जब समाप्त हो रही थी, मतलब 2000 के आसपास, तो रविंद्र कालिया जी ने, नाम ले रहा हूं मैं, आदर के साथ नाम ले रहा हूं, रविंद्र कालिया आदरणीय है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी होंगे। तो उन्होंने एक नए कथाकारों की एक पीढ़ी, आज से करीब समझिए 19-20 वर्ष पहले, नए कथाकारों की एक अच्छी खासी पीढ़ी उतारी। मैं इसलिए उस तरफ संकेत कर रहा हूं कि अब उसमें से बचा कौन है, कहाँ बचा रहने से मतलब है कि जो साहित्य में सक्रिय हो, कथा साहित्य में, तो तमाम सारे नाम आए और बड़ा महिमा मंडित किया गया, उनको ग्लैमराइज किया गया एक तरह से। लेकिन आज और कहानियां, पुरस्कार वगैरह भी दिए, बहुत हीरो वो हीरोज थे। तो लेकिन आज जब हम लोग सोचते हैं, मुझे कुछ उनके बारे में कुछ कहना नहीं है, वो स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि वो कहाँ हैं और कितने सक्रिय हैं, और कथा साहित्य उन्होंने कितनी सीरियसली लिया था, कितनी गंभीरता से लिया था। तो वो स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो तो खामोश हो गए, लेकिन उसके बाद जो लोग आ रहे हैं, तो दरअसल वो उत्तर आधुनिकता कह लीजिए, बल्कि यूं कह लीजिए कि बाजारवाद जो है, वो उपभोक्तावाद जो है, वो तो उपभोक्तावाद से ज्यादा प्रभावित लोग हैं। अच्छा, वो ज्यादा जल्दबाजी में, हड़बड़ी में है, वो लोकप्रियता प्राप्त करने की या मान सम्मान प्राप्त करने की ज्यादा हड़बड़ी में है। हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा था ये हम लोग जानते हैं, और अभी भी। तो वो बड़ी हड़बड़ी में है और उसके लिए तमाम सारी उनकी फितरतें हैं। तो इसलिए वो आप कह सकते हैं कि बाजार ने तो अपना काम किया है, छोड़ेगा तो नहीं, वो आया है तो रौंदेगा जरूर। तो उसकी गिरफ्त में जैसे बहुत सारे आम लोग भी हैं। और आप ये बताइए कि नशाखोरी बढ़ गई और चोरी चमारी और चोरी चकारी और तमाम सारी डकैती छिनैती और सब हो रहा है, तो वह सब तो है। उसके साथ साहित्य क्या उससे अछूता तो नहीं पाएगा। तो साहित्य को भी गिरफ्त में लिया है बाजारवाद ने। तो आज की जो बहुत ताजा तरीन पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसकी शिकार है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समय और अपना समाज जो बिगड़ रहा है, हो सकता है कुछ लोग माने कि सही नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अब मैं तो नहीं मानता, और मैं समझता हूं कि आप भी शायद इससे सहमत हो, कि हमारा समाज विकृति की इस तरफ जा रहा, बढ़ रहा है। हमारा समाज पीछे जा रहा है। हमारा समाज ज्यादा जिसको कहते हैं कि तमाम सारे पाखंडों की गिरफ्त में है, तमाम सारे अंधविश्वासों की गिरफ्त में भी आ रहा है। राजनीति हमारी बड़ी बहुत ही भितरेबाज, बहुत ही षड्यंत्रकारी हुई है, और वो तमाम चीजों को किस तरह से प्रभावित कर रही है। तो साहित्य के जो लोग अभी सक्रिय आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं, नई पीढ़ी के, वो उसकी गिरफ्त में है, इसमें दो राय नहीं है। वो न माने वो अलग बात है, लेकिन उसकी गिरफ्त में है। वो तो कहेंगे कि हम जो लिख रहे हैं वही सही है। लेकिन ये बताइए कि इन नए लोगों से जरा पूछिए कि गांव क्या होता है, गांव का माहौल क्या होता है, वो बृहत्तर जनजीवन क्या होता है, उनका श्रम क्या होता है, वो कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं कि भूखे रह जाते हैं। तो उनके पास कोई ब्यौरा नहीं है, कुछ बताने की चीज है नहीं, कुछ है नहीं उनके पास। तो कहानियों में भी वही आ रहा है, नहीं है। उनकी समझ का आलम
उनकी समझ का आलम तो हम लोगों को दिखाई पड़ ही रहा है। जब मजदूर इकट्ठे होते हैं आनंद विहार पे या बॉम्बे में, तो जी वो जी। लोग मजदूरों को गालियां देने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है वो सत्ता को ध्वस्त करने के लिए आए हैं लोग। हो मतलब सकता है, ये विचित्र स्थिति इन दिनों पैदा हुई है। हो सकता है, हो सकता है अरविंद जी, हो सकता है। और देखिए मैं बताऊं आपको कि जो ये लोग हैं, ये जो कुछ भी दे रहे हैं, जो कुछ भी अपनी रचनाओं के साथ आ रहे हैं, अपने रचनाओं में कथानक के रूप में या विषय के रूप में, वह उसके उसमें जाहिर सी बात है कि उनके शिल्प का चमत्कार है। लेकिन जो कथ्य है, जो कथानक भी है, वह भी ऐसा चुनाव हो रहा है उसका कि जो जो विकृतियां समाज में पैदा हो रही है, पढ़े लिखे समाज में भी, मध्य वर्ग में भी जो विकृतियां आ रही हैं, चाहे वो सेक्स के प्रति हो, चाहे सस्ते प्रेम के प्रति हो, है कि नहीं, तो इसको ज्यादा तरजीह दे रहे हैं अपने विषय में, अपने कथ्य में, ताकि वह ज्यादा बिकाऊ हो, समझ रहे हैं, यानी ज्यादा उपभोग्य हो। तो ये जो मामला है, ये अभी तो चिंताजनक है, लेकिन न माने वो अलग बात है, लेकिन ये चिंताजनक है। नाम नहीं लेना चाहता मैं, नाम भी नहीं मेरे पास कोई है। और तो इसलिए इस पर अभी हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इस पीढ़ी पर। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो समय आ रहा है, जो समाज जिस तरह से नकारात्मक रूप से परिवर्तित हो रहा है, यही इनके लिए चुनौती बनेगी, हमारी नई पीढ़ी के लिए यही चुनौती बनेगी। और यही जब चुनौती बनेगी तो ये सचेत होंगे, और सचेत होंगे। सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सॉरी, डिस्टर्ब हो गया। नहीं नहीं, आ नहीं, जाओ आ बोलिए जाओ, बोलिए। सॉरी। नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। मैं भी सही हूँ, बोलिए। नहीं नहीं आप नहीं, बोलिए हम, बोलिए। अरे नहीं, तो नहीं दिख रहा हूँ, हाँ, दिख रहे हो मैं नहीं आप। दिख रहा हूँ। नहीं नहीं, हमारे पास दिख रहे हैं। आप बोलिए, आप अरे बोलिए। नहीं, मुझे कनेक्ट करो ना, कैमरा, कैमरा। नहीं, आप सही, आप दिखाई पड़ तो रहे हैं ये मुझे। है। अच्छा, मैं बहरहाल मैं नहीं देख पा रहा हूँ अपने को, आपको भी नहीं हाँ, देख पा रहा हूँ। आप बोलिए बोलिए, दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, अपने को भी नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा। चलो, गुम हो गया जी, ठीक करो इसको। नहीं नहीं, एक मिनट, बिना अभी पत्थरों रुकिए में। रुकिए, डिस्टर्ब मत होइए। हाँ हाँ, हो गया हाँ हाँ। हो गया। तो वही मैं कह रहा था आपसे कि यही जो नकारात्मक नकारात्मकता की तरफ जो हमारा समाज जा रहा है, हमारा जो देश का और समाज का यथार्थ जो बन रहा है, यही इनके लिए चुनौती देगा। और इस चुनौती को इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा और इनको धरातल पर उतारना पड़ेगा। अब ये बात अलग है, इसमें कितने वर्ष लगेंगे, 10 वर्ष लगेंगे कि 20 वर्ष लगेंगे, 1 दशक लगेगा कि 2 दशक लगेगा, लेकिन ये सुधरेंगे, ये आएंगे, धरातल पर, जमीन पर आएंगे। इनको लिखना ही पड़ेगा बृहत्तर जनजीवन के बारे में, जो दुख दर्द झेल रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं निराशावादी नहीं हूं, और आप भी नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे इन्हीं से उम्मीद है, इन्हीं से अभी निराशा है, लेकिन इन्हीं से उम्मीद भी। जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी में ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो नकारात्मक हैं। इनमें कुछ लोग सकारात्मक भी होंगे ही, लिख भी रहे होंगे। हाँ, मैं रोक के कह रहा हूँ, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन अभी वो सतह पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1-2 नाम है जरूर। और देखिए मैं बताऊं आपको कि नए लोगों की बात चली तो बहुत से कथाकार ऐसे हैं जो लिख रहे हैं, बहुत सारे, ढेर सारे लोग हैं। और एक बात और है इसमें, एक फिनोमेना डेवलप हुआ है कि इस बीच लगभग 1 दशक से के अंदर नए लोगों में महिला कथाकार बहुत आई हैं, महिला।
महिला कथाकार बहुत आई हैं और उनमें दो एक बहुत अच्छी कहानियां लिख रही हैं। अगर मुझे नाम ही लेना हो तो मैं कह सकता हूं कि आकांक्षा पारे और किरण सिंह, ये दो महिला कथाकार मेरी दृष्टि में हैं जिन्होंने अच्छी कहानियां लिखी हैं, 3 4 5 अच्छी कहानियां लिखी हैं। और एक ममता सिंह भी है। लेकिन पुरुषों में चंदन पांडे ठीक लिखे हैं, ठीक है। उसमें से जो रविंद्र कालिया ने जिस टीम को उतारा था नए लोगों में, उसमें अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो जो मेरी दृष्टि में है, और हो सकता है कि और भी लोग हों, चंदन पांडे ठीक ठाक लिख रहे हैं, लेकिन अभी भी वो चौंकाते जरूर हैं। जैसे पहली कहानी में उन्होंने चौंकाया था कि ये क्या कहते हैं, वो शीर्षक से चौंकाया था। उसे ही अभी जो उन्होंने एक छोटा सा उपन्यास, छोटी सी उपन्यासिका लिखी है, उसमें भी चौंकाया नाम से। तो चौंकाने वाली प्रवृत्ति उनमें है, जो पहले चौंका रहे थे तो प्रवृत्ति है, लेकिन ये जरूर है कि मिच्योर हो रहे हैं वो। तो कामयाबी है कि कामयाबी है कि नाकामयाब है, एक तरह का कोई शीर्षक था कहानी का। तो ये ऐसे ही उपन्यास का भी कोई शीर्षक इस तरह से दिया उन्होंने, चौंकाने वाला। लेकिन कुछ आलोचकों ने उस उपन्यास की चर्चा की है कि ठीक ठाक है। तो एक उनका नाम अभी है, उसमें जीवित है, मैंने चंदन लिख रहे हैं, बाकी सारे लोग खामोश हो गए, चुप हो गए। तो इसी तरह से इसमें महिला कथाकारों में जैसे 2 नाम मैंने बताया, तो उसी तरीके से इसमें भी पुरुष में भी जो नई पीढ़ी के हैं, उसमें एक अनुज नाम मुझे याद आ रहा है, बिपिन शर्मा करके हैं। तो ये सब अच्छी कहानियां लिख रहे हैं। और भी हो सकते हैं, मैं उतना इधर बहुत बिजी रहा, मैं उपन्यास में अपने तो नहीं पढ़ पाया। लेकिन फेसबुक के माध्यम से जब मुझे संकेत मिला कि नहीं, यहाँ पढ़ना चाहिए आपको और देख लीजिए, अच्छा ही मेरी कहानी, तो मैंने देखा भी। तो इस तरह से है, लेकिन बहुत कम है। तो आपने ठीक कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं। हाँ, जरा इंटरव्यू चल रहा है, अभी मैं बात करता हूँ आपसे बाद में। हेलो, हाँ बताइए प्लीज। मैं आपके बात से सहमत हूँ कि सभी ऐसे नहीं है, उसमें तो कुछ लोग हैं, लेकिन कम संख्या में है, कम लोग हैं। चिंता इस बात की है। अब हम लोग बात अपनी खत्म करेंगे। एक सवाल आखिरी में आपसे पूछता हूँ और थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा। बोलिए। कहानियां जीवन होती हैं असल में, और कहानियों से आदमी बहुत कुछ सीखता है, और कहानियों के माध्यम से आदमी अपने को व्यक्त भी करता है। तो जो नए लोग कहानी लिखना चाहेंगे या लिखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? ये तो आपने बड़ा कठिन प्रश्न किया, कठिन इस संदर्भ में कि मैं सलाह वलाह देने के पक्ष में नहीं रहता हूँ, और मैं अपने को उस हैसियत में भी नहीं पाता हूँ अरविंद जी, कि जो कहानी लिख रहे हैं लोग और अच्छी कहानियां लिखना चाहते हैं, सचमुच अगर वो ईमानदारी से अच्छी कहानियां लिखना चाहते हैं, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, उन्हें अपनी परंपरा, अपनी जो विरासत है, खासतौर पर प्रेमचंद की जो विरासत है, और उस विरासत को उन्हें जानना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। और उस विरासत, उस परंपरा को जाने समझे बगैर आप अच्छी कहानियों की कल्पना नहीं कर सकते। तो सलाह नहीं है, बल्कि हमारी अपनी चिंता भी है। ये होना चाहिए नई पीढ़ी, किसी भी नए कथाकार के लिए, अगर वो अच्छा लिखना चाहता है, अगर वो साहित्य की मीमांसा को, साहित्य की अवधारणा को एक बड़े पैमाने पर देखना चाहता है, बड़े फलक पर, और उसमें कुछ कर गुजरना चाहता है, कोई पैशन है उसमें, कोई जुनून है उसमें, तो उसको अपनी परंपरा से जोड़ना, एक सकारात्मक परंपरा जो है, समृद्ध परंपरा जो प्रेमचंद की है, उसे जोड़ना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा, उसकी गहराई में जानना पड़ेगा। तो ये सलाह नहीं, बल्कि ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा चाहते हैं, वो करें तो शायद अच्छा लिखेंगे, बढ़िया लिखेंगे, क्योंकि उनके पास क्राफ्ट है, लेकिन जीवन नहीं है, जीवन की गहरी संवेदना, या बृहत्तर जन समुदाय जो पीड़ित, आज देखिए होता क्या है,
आज हमें उनकी पीड़ा को ज्यादा लिखना है जो सचमुच पीड़ित। हमें झूठी पीड़ा और झूठी चिंताओं को नहीं व्यक्त करने की जरूरत है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन हमें उनकी पीड़ा सचमुच जिसको हम देखते हैं अपनी नजरों से, करीब से देखते हैं, और जिससे दुनिया बदल सकती है, ये समाज बदल सकता है, उनके साथ तादात्म्य स्थापित करके ईमानदारी से लिखना होगा। और वो प्रेमचंद की परंपरा से, समृद्ध परंपरा से जुड़ करके लिखना होगा, तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी कहानी लिखेंगे। चलिए, बढ़िया है। आपका जो नया उपन्यास आ रहा है उसका नाम जरा बताइए, ताकि मैं हमारे दर्शक भी, हमारे मित्र भी सुन सकें। हाँ, मैं नए उपन्यास के नाम को लेकर के थोड़ा फिक्रमंद था, और मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी उस पर, और बहुत सारे आप सारे मित्रों का उस पर वो भी आया था, कमेंट भी आया था। तो उसका नाम, लेकिन ये जरूर है कि नाम मैंने रख लिया था, लेकिन बता नहीं रहा था किसी से। जब पूछा गया मुझसे फोन से भी और कमेंट्स में भी पूछा गया, आखिर कुछ तो सोचा होगा आपने, तो मैंने बताया। एक मेरे मित्र है कर्मेंद्र शिशिर, नाम जानते होंगे आप, अरे जानते होंगे उनको, नाम तो खैर उनका बहुत प्रसिद्ध है। व्यक्तिगत भी जानता हूँ। हाँ, व्यक्तिगत भी तो मेरे मित्र हैं। और फेसबुक पर हम लोग, पहले तो मतलब ये था कि एक दो बार की मुलाकात थी, लेकिन बाद में फेसबुक पर ज्यादा करीब आए, तो उन्होंने कहा कुछ तो बताओ क्या रखे हो। तो मैंने बताया कि ताल बेताल रखा है, क्यों भटक रहे हो बेकार में, इससे बढ़िया नाम कुछ हो ही सकता है, क्या व्यंजना है इसकी। तो ताल बेताल, उनकी बात को मैंने सच मैंने स्वीकार किया। हमने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो मैंने वो नाम रख लिया है। और अभी मैंने पोस्ट लिखी थी, आपने भी देखी थी, और आपने मुझे शुक्रिया भी, अरे बधाई भी दी थी जब मैंने लिखा कि ये मुझे PDF मिल चुका है ताल बेताल का पढ़ने के लिए। तो उस पर तो तमाम सारे बड़े सकारात्मक कमेंट्स आए, तो मुझे संतोष मिला कि चलिए नाम तो कम से कम उपन्यास का ठीक ठाक मिल गया। अब देखिए जब पढ़ेंगे आप लोग तो कैसा होगा ये आप सब बताएंगे, मित्र बताएंगे, सुधी पाठक बताएंगे, और विद्वान आलोचक तो खैर जो है सो है ही, तो बताएंगे ही, या नहीं बताएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। तो इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके नए उपन्यास ताल बेताल के लिए और आगामी तमाम योजनाओं के लिए जो आपके मन में है अभी, मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप इसी तरह सक्रिय रहें और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, थैंक्स सो मच।